नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एंशियंट हिस्ट्री की जो पूरे क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं इस एक वीडियो में। प्राचीन भारत का इतिहास है। ये जो क्वेश्चन हैं ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं और हर परीक्षा में जो है इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये नोट्स हैं जो हमने बनाए हैं आपके लिए, और इसकी अगर फ्री पीडीएफ आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, तो जो डेली करंट अफेयर की सीरीज़ है वो भी आपको देख लेनी है, वो भी हमारे चैनल पर चल रही है। और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन करंट अफेयर के जो बिल्कुल परीक्षा से संबंधित है, जिस तरह के जो पैटर्न है यूपीपीएससी का या फिर अदर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको उस सीरीज़ में मिलने वाले हैं। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। एंशियंट हिस्ट्री का जो है ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं एक ही वीडियो में। वीडियो कितनी भी लंबी हो सकती है लेकिन सारे क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। इसी तरह से अब ये प्राचीन भारत का इतिहास है, इसके बाद हम मध्यकालीन भारत का इतिहास आपको एक ही वीडियो में करा देंगे, और उसके बाद जो आधुनिक भारतीय इतिहास है वो भी हम आपको एक ही वीडियो में कराने वाले हैं। तो इतिहास से आपकी केवल 3 वीडियो बनेंगी और 3 वीडियो में आपका जो है पूरा जो हिस्ट्री है वो आपकी कवर हो जाएगी। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित जो जो क्वेश्चन आपसे अभी तक पूछे गए हैं सभी परीक्षाओं में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियां हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियां, क्या क्या क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका पूछा गया है जो मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व का जो क्रम है, पश्चिम ये आपका भारत है, ठीक है, और ये जो पश्चिम से पूर्व की क्रम की बात की गई है, तो इधर से आप इधर की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले आपको मेहदा देखने को मिलेगा, फिर आपको लेखैया जो उत्तर प्रदेश में है वो देखने को मिलेगा, फिर आपको पैसरा देखने को मिलेगा, और एक आपका वीरभानपुर देखने को मिलेगा, और बाकी जो है ये आपको देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये हो जाती है मध्य पाषाणिक जो स्थल है, भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व का जो क्रम है वो इसी तरह से हो जाता है। ट्रिक बना के भी आप इसको कुछ याद रख सकते हैं। इसके बाद कौन सा कहाँ स्थित हो जाता है, तो नवासा की बात करेंगे ये आपका महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। ईशमपुर की बात करेंगे ये आपका कर्नाटक में देखने को मिलेगा। डीडवाना राजस्थान में है, और ये डीडवाना एक झील भी है राजस्थान के अंदर, उससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एक आपका गुड़ियाम है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है, तो गुड़ियाम आपका हो जाता है तमिलनाडु में। ठीक है, इसी तरह से जो है आपको सुमेलित करने के लिए जो है क्वेश्चन दिया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है प्राचीन काल में आर्यों के जीविकापार्जन का मुख्य साधन क्या था। ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है। तो जीविकापार्जन का जो साधन है वो हो जाता है शिकार, और पहले इसको जो है आखेट कहा जाता था। वह स्थल जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो ये देखने को मिलेंगे आपको मेहरगढ़ में। अब मेहरगढ़ कहाँ है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मेहरगढ़ हो जाएगा आपका बलूचिस्तान में, और ये बलूचिस्तान में जो है बोलन नदी के किनारे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका मेहरगढ़। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई सी भी परीक्षा दे रहे हैं, चाहे आप यूपीपीसीएस दे रहे हैं, आरओ दे रहे हैं, या फिर आप इसके अलावा अदर एग्जाम दे रहे हैं, सभी में जो है इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। गंगा घाटी में धान की खेती का जो प्राचीनतम प्रमाण मिला है वो मिला है आपका लहोरादेव से। ये लहोरादेव इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा आपको ये संत कबीर नगर जिले में देखने को। ठीक है, तो ये लहोरादेव है, और गंगा घाटी में धान की खेती का जो प्राचीनतम प्रमाण है ये आपको देखने को मिला है यहाँ से। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। पशुपालन की बात की गई है, तो पशुपालन के जो साक्ष्य वो मिल जाते हैं आपको देखने को बागोर में। बागोर कहाँ है ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बागोर लिख देते हैं तो बागोर में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो यहाँ से जो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए हमने जो है इसको डिटेल वाइज लिखा है। तो बागोर आपका देखने को मिल जाएगा राजस्थान में। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। पशुपालन के मध्य पाषाण काल में मिले हैं, तो ये मिल जाते हैं आपको लेखनिया। और लेखनिया कहाँ हो जाएगा, तो लेखनिया आपका उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के साक्ष्य। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के साक्ष्य प्रमाण जो है कहाँ मिले हैं,
तो ये मिल जाते हैं आपको आदमगढ़ में। आदमगढ़ कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है मध्य पाषाण काल में जो पशुपालन के प्रमाण मिले हैं वो लेखनीय से मिले हैं। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण ये आदमगढ़ से मिले हैं। इसके बाद उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। जो उत्खनित प्रमाण मिले हैं हमें, जो हमने खोजे हैं, खोदे गए हैं, खुदाई में जो प्रमाण मिले हैं, उनके अनुसार जो पशुपालन का प्रारंभ हुआ है वो हुआ है मध्य पाषाण काल में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मध्य पाषाण काल में जो है पशुपालन का प्रारंभ हुआ है। इसके बाद मृत्यात रहित नवपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया था। तो कब आया था? जो मृत्यात रहित होता है नवपाषाणिक स्थल, ये प्रकाश में कब आया है? तो ये प्रकाश में आ जाता है आपका गुफ कराल जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आपसे पूछा गया था कहाँ आया था, तो गुफ कराल जम्मू कश्मीर में आया है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। जो खाद्यान्न होते हैं हमारे, जो हमारे अन्न होते हैं, गेहूँ और भी जो हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम खाते हैं, तो उनकी जो कृषि है सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो सर्वप्रथम उनकी कृषि प्रारंभ हो जाती है आपकी नवपाषाण काल में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ से। नवपाषाण काल में इनकी कृषि हो जाती है। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्त निवास यानी जो जमीन के अंदर जो गड्ढे बनाकर रहते थे प्राचीन काल के लोग, वो कहाँ से अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं बुर्जहोम से। अब बुर्जहोम आपसे पूछा जाएगा कहाँ मिला है, कहाँ है? तो बुर्जहोम और गुफ कराल, ये दो स्थान आपको याद रखने हैं। दोनों से जो है गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं और ये दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है। राख का टीला, ये नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, राख का टीला, और ये देखने को मिलेगा आपका संगनकल्लू में। संगनकल्लू हो जाता है आपका कर्नाटक में। ठीक है, ये कई बार आपसे पूछे जाते हैं इसी तरह के क्वेश्चन। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले हैं, धान की खेती है। ठीक है, धान यानी चावल को जो है धान कहा जाता है, तो धान की खेती के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वो मिल जाते हैं आपको देखने को विंध्य क्षेत्र में। ठीक है, और ये विंध्य क्षेत्र कहाँ है? तो भारत के जो बीच का क्षेत्र है, ये मध्य का जो क्षेत्र है, वो जो है विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम जो प्रयुक्त अनाज था वो कौन सा हो जाता है? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त, जो मानव ने सर्वप्रथम जो है ग्रहण करना शुरू किया था, तो वो हो जाता है आपका जौ। ठीक है, जौ को उगाना, जौ को खाना तो सबसे पहले जो है मनुष्य ने शुरू किया था। इसके बाद वस्त्रों के लिए कपास की खेती का जो आरंभ है सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले किया गया था ये भारत में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले भारत में किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। जो बड़े पाषाण स्मारक हैं, वृहद कहते हैं बड़े को, तो जो बड़े पाषाण स्मारकों की जो पहचान की गई है तो वो की गई है मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में। ठीक है, जो मृतक हैं उनको दफनाते थे तो वहाँ जो है बहुत बड़े बड़े जो है टीले बन जाते थे, तो उनको जो है फिर वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान जो है वहाँ की गई है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो ये निकले हैं दमदमा से, और दमदमा कहाँ है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगा, दमदमा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। बात हो रही है सर्वाधिक जो मानव कंकाल मिले हैं ये कहाँ देखने को मिल जाएंगे आपको? तो सर्वाधिक मानव कंकाल देखने को मिले हैं आपके लेखनिया मिर्ज़ापुर में। ठीक है, तो ये लेखनिया हो जाता है आपका मिर्ज़ापुर में, जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल देखने को आपको मिल जाएंगे। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक चित्रों की बात हो रही है। सर्वाधिक आपने देख लिया मानव कंकाल लेखनिया से मिले हैं, और सर्वाधिक चित्र जो मिले हैं ये मिले हैं आपको देखने को भीमबेटका में। भीमबेटका कहाँ है? यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो भीमबेटका आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पयाई पुरास्थल है। दधेरी कहाँ स्थित है? ये भी तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से, दधेरी कहाँ स्थित हो जाएगा? तो दधेरी हो जाता है आपका पंजाब में। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे भी जाते रहे हैं। ताम्रपाषाणिक स्थल नवदा टोली स्थित है। जो नवदा टोली है ये जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, नवदा टोली। तो नवदा टोली कहाँ है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। गैरिक मृतभांड ओसीपी का नामकरण हुआ था। तो ओसीपी का जो नामकरण है ये हुआ था हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर है एक, और ये मेरठ जिले में पड़ता है। और अगर बात करेंगे ओसीपी की फुल फॉर्म की, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये याद रखने वाली चीज़ है। तो ये हो जाता है ऑर्चरे कलर्ड पोट्री, यानी गेरू रंग के बर्तनों की संस्कृति। तो इसको जो है ओसीपी कहा जाता है। इसका जो नामकरण है वो हुआ था हस्तिनापुर में।
अगला क्वेश्चन है, भारत का वह स्थल जहाँ से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। भारत का वो स्थल जहाँ से लौह धातु के प्रचलन के, यानी लोहे की धातु का जो लोहे की धातु जो प्रचलन में आ गई थी, प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो ये मिल जाते हैं, देख लो, अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा कहाँ है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो ये बन जाता है आपका एटा में, और एटा है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण। ठीक है, जब लौह धातु जो है चलन में आ गई थी और उसका जो उपयोग मानव ने शुरू कर दिया था, तो उस समय जो है वो अतरंजी खेड़ा में आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। इसके बाद ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे। तो ये दफनाए जाते थे आपके उत्तर से दक्षिण की ओर। अब उत्तर आपका ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ जो है दक्षिण है, तो इस तरह से जो है यहाँ ऊपर की तरफ सिर होगा और नीचे की तरफ इसके पैर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो उत्तर से दक्षिण की ओर इनको दफनाया जाता था। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया है। तो ये जो त्रियुगीय विभाजन किया है, ये किया है आपका थॉमसन ने। भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, ये कौन थे जो भारत में प्रथम पुरापाषाणिक उपकरणों की खोज की थी? तो ये हो जाते हैं एक भूगर्भ वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, ताम्रपाषाणिक स्थल नवदा टोली का जो उत्खनन है वो क्या था? नवदा टोली आपका मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसका जो उत्खनन का कार्य है वो किया गया था HD सांकल्या के द्वारा। भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं जो मध्य प्रदेश में स्थित हैं, तो ये अपने शैल चित्रों के लिए जानी जाती हैं। सर्वाधिक जो शैल चित्र मिले हैं वो आपके भीमबेटका की गुफा से ही प्राप्त हुए हैं। दमदमा नामक जो पुरास्थल संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका मध्य पाषाण काल से। और दमदमा में जो है कंकाल पाए गए हैं, जो एक ही कब्र से जो है 3 मानव कंकाल पाए गए हैं, ये पाए गए हैं आपके दमदमा से। इसके बाद यहाँ से हमारी जो स्टार्ट हो जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु सभ्यता और संस्कृति, इससे कितने क्वेश्चन आपके बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है आपका सुमेलित करने के लिए। इधर आपके हड़प्पा के स्थल दिए गए, इधर आपकी फसलें दी गई हैं, कौन सा किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले बात करेंगे जो चंदहुजड़ो है, तो ये जो है सरसों से संबंधित हो जाएगा। हड़प्पा की बात करेंगे, ये आपका तिल से संबंधित हो जाता है। कुंतासी कोंदो से संबंधित हो जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में। हुलास जो है ये आपका धान से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा बनेगा, हड़प्पा सभ्यता से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं। जल को संरक्षित भी किया जाता था प्राचीन काल में, और वो जो कहाँ से मिला है जल को संरक्षण करने के साक्ष्य, तो ये मिले हैं आपके धोलावीरा से। धोलावीरा कहाँ है, तो धोलावीरा आपको गुजरात में देखने को मिल जाएगा। हड़प्पा पुरास्थल बनावली स्थित है। बनावली कहाँ स्थित है, तो बनावली स्थित है आपका रंगोई नदी पर, हरियाणा में। किस नदी पर है, रंगोई नदी पर है। कहाँ स्थित है, तो हरियाणा में स्थित है। दोनों क्वेश्चन आपसे यहाँ से बनते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी, जो मांडी स्थल है भारत के किस राज्य में स्थित है? यहाँ जो है काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं मांडी में और एक आपका मांडा में। तो मांडा देखने को मिलेगा आपका जम्मू कश्मीर में। जो आप सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी स्थान है वो हो जाता है आपका मांडा। और अगर मांडी की बात करेंगे तो ये आपका उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको कन्फ्यूज होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मांडा ये आपका जम्मू कश्मीर में और मांडी ये आपका मुजफ्फरनगर में है। सिंधु घाटी की सभ्यता के पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें नाव के चित्र मिले हैं और मॉडल प्राप्त हुए हैं, तो ये हुए हैं आपके मोहनजोदड़ो और लोथल से। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त पशुपति शिव की प्रसिद्ध मोहर है उस पर किस पशु का अंकन नहीं है? आप बताएंगे किस पशु का अंकन वहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको जो मोहर है उसका पता होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो मोहर हम आपको जो है दिखा देते हैं सबसे पहले उस मोहर को। तो ये जो है यहाँ पर मोहर दिखाई गई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से। तो सबसे पहले आपको यहाँ गैंडा देखने को मिलेगा। इसके बाद जो है आपको भैंसा देखने को मिल जाएगा, एक हाथी भी देखने को मिल जाएगा इधर, और एक आपका बाघ देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, और एक योगी जी की प्रतिमा है, इसके ऊपर जो है एक मुकुट भी लगा हुआ है। तो ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें जो है आपको
गैंडा मिल जाएगा, भैंस मिल जाएगी, हाथी मिल जाएगा, बाघ मिल जाएगा, लेकिन सांड जो है इसमें देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मोर को आपको जो है एक बार देख लेना है और देखते ही जो है आपके मन में एक इमेज सेट हो जाएगी कि हाँ हमने उसमें क्या क्या चीज़ देखी थी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो हो जाता है यहाँ पर सांड की जो पशु है इसका अंकन नहीं मिलता है आपका पशुपति शिव की मोहर पर। ठीक है, तो ये मोहर आपने देख लिया है। ठीक है, एक बार आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है। हड़प्पा संस्कृति की जो पूर्वी सीमांत है उसका निर्धारण कौन करता है ये आपको बताना है। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आलमगीरपुर मेरठ। ठीक है, तो पूर्वी सीमांत की बात हो रही है, तो पूर्वी सीमांत के लिए जो है इसका भी आपको जो है एक मैप देखना पड़ेगा, उसके बाद जो है आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ दिखाया गया है हड़प्पा कालीन जो नगर हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सूतकांगेडोर की, जो सबसे पश्चिमी स्थान है हड़प्पा का। तो सूतकांगेडोर जो वर्तमान में कहाँ है, तो वर्तमान में ये आपको देखने को मिल जाएगा पाकिस्तान में, जो बलूचिस्तान के अंतर्गत आता है। यहाँ बात करेंगे जो पूर्वी स्थान है तो ये आलमगीरपुर हो जाता है, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। मांडा की बात करेंगे आपका जम्मू कश्मीर में देखने को मिल जाएगा, जो हड़प्पा का सबसे उत्तरी स्थल है। और अगर यह बात करेंगे दक्षिण स्थल की, ये दैमाबाद हो जाता है, और दैमाबाद देखने को मिलेगा आपका महाराष्ट्र में। तो इतनी चीज़ आपको यहाँ से समझ लेनी है। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा उसको आप जो है आराम से कर सकते हैं, चाहे आपसे उत्तरी स्थान पूछ ले, पश्चिमी पूछ ले, दक्षिणी पूछ ले या फिर पूर्वी पूछ ले, कोई सा भी स्थान आपका यहाँ से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई है। जो मरण पट्टिका है उस पर सींग युक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई है, तो ये प्राप्त हो जाती है आपकी लोथल से। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिला है। जो हाथी दांत का पैमाना है वो हड़प्पाई संदर्भ में मिला है, तो ये भी मिल जाता है आपका लोथल से। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, हड़प्पा का जो उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद है जो इसके महत्व को समझ पाया था। ये क्वेश्चन इसी तरह से आपसे पूछा गया है। ठीक है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था, तो ये हो जाता है सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। जो सिंधु सभ्यता है उस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, तो सर्वप्रथम जो शब्द का प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है सर जॉन मार्शल के द्वारा। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है, तो ये डालता है पुरातत्व संबंधी खुदाई। जब सिंधु घाटी का पता चला है तो सबसे पहले जो है उसकी खुदाई हुई है, और खुदाई के बाद जो है हमारे सामने सारी चीज़ें निकल कर आई हैं। ठीक है, अगर उसकी खुदाई नहीं होती तो हमें पता ही नहीं चल पाता कि एक सिंधु घाटी सभ्यता भी पुराने ज़माने में हुआ करती थी। ठीक है, तो इस तरह से आप समझेंगे जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता पर प्रकाश डाला है, तो जो पुरातत्व की जो खुदाई हुई है उसमें जो है प्रकाश डाला गया है। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो वो हो जाता है आपका आलमगीरपुर और हुलास। ठीक है, हुलास देखने को मिलेगा सहारनपुर में और आलमगीरपुर देखने को मिलेगा आपका मेरठ में। अगला क्वेश्चन बनता है आपका हड़प्पा सभ्यता एवं हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल जो है ये आपका गुजरात में स्थित है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। जो शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं तो ये मिल जाते हैं आपके धोलावीरा से। धोलावीरा कहाँ है, तो धोलावीरा आपको गुजरात में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। एक जो जुता हुआ खेत है उसकी खोज की गई थी, तो ये की गई है आपकी कालीबंगा राजस्थान से। ठीक है, तो वहाँ पर जो है एक जुते हुए खेत की खोज की गई है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, ये भी आपसे पूछा गया है। तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। ठीक है, तो ये कालीबंगा, कहीं कहीं आपको ये खाली बंगा भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कालीबंगा या फिर खाली बंगा, तो ये होता है आपका कालीबंगा, और काली चूड़ियाँ जो है इसका मतलब होता है। भारत का सबसे बड़ा जो हड़प्पन पुरास्थल है तो ये देखने को मिलेगा आपका राखीगढ़ी हरियाणा में। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका, भारत का सबसे बड़ा जो हड़प्पन स्थल है ये होता है आपका राखीगढ़ी हरियाणा में, और अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित हैं। जो सबसे ज़्यादा संख्या में जो हड़प्पा स्थल है वो कहाँ स्थित हैं, तो ये स्थित हो जाएंगे आपके सिंधु घाटी में। ठीक है,
सबसे ज़्यादा अधिसंख्य हड़प्पा स्थल जो है ये सिंधु घाटी में स्थित मिल जाएंगे। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, तो ये माना जाता है पूर्व आर्यकाल से। ठीक है, उस समय जो है मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई थी पूर्व आर्यकाल में। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है, हड़प्पा संस्कृति की जो हमें जानकारी मिलती है उसका प्रमुख स्रोत तो वो हो जाता है पुरातात्विक खुदाई। अगर पुरातात्विक खुदाई नहीं होती है तो हमें जो है कुछ भी जानकारी नहीं मिलती। ठीक है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, और अवेस्ता जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता जो है ये ईरान से संबंधित है, और ये जो है ऋग्वेद के समान जो है जो मान्यता है इनकी दोनों की, तो ऋग्वेद और अवेस्ता जो है एक समान ही माने जाते हैं। ठीक है, जैसे ऋग्वेद की हिंदुओं में मान्यता है उसी तरह से अवेस्ता की जो है वो ईरान से मान्यता है, तो ये संबंधित हो जाएगा आपका ईरान से। भारत में कपास की खेती का सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुआ है, भारत में कपास की खेती का सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है आपका मेहरगढ़ से। ठीक है, भारत में कपास की खेती का सबसे पहले जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो आपका मेहरगढ़ से हुआ है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और सारे क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं आपसे पूछे भी गए हैं। हड़प्पा का वह स्थल जहाँ से मिट्टी के हल की आकृति मिली है, हड़प्पा का वह स्थल जहाँ से मिट्टी के हल की आकृति मिली है, तो ये मिल जाती है आपकी बनावली हरियाणा से। ठीक है, वहाँ से जो है एक हल की आकृति मिली है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है, वह स्थान जहाँ से 100 पेटिका के प्रमाण मिले हैं, 100 पेटिका के प्रमाण मिले हैं, तो 100 पेटिका के जो प्रमाण हैं ये मिल जाते हैं आपके हड़प्पा से। सिंधु घाटी सभ्यता का पोर्ट टाउन जो बंदरगाह है वो कौन सा था, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाता है आपका लोथल। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था। भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में जो हड़प्पन स्थलों की खोज हुई है, स्वतंत्रता के बाद की बात हो रही है, तो ये हुई है आपकी गुजरात में। ठीक है, और गुजरात में आपको धोलावीरा जो है सबसे बड़ा शहर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हमारे यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इनसे क्या क्या क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राज्य जो युद्ध है वो लड़ा गया था, तो वो लड़ा गया था आपका परुष्णी नदी पर। ठीक है, परुष्णी किसको कहा जाता है, तो ये भी हम आपको बताएंगे। जितनी भी नदियां हैं जिनके नाम प्राचीन काल में अलग थे और आधुनिक नाम जो उनके अलग हैं, तो वो सब हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। फिलहाल बात की गई है ऋग्वेद में जो उल्लेखित है 10 राज्य युद्ध, ये लड़ा गया था आपका पुरुषनी नदी पर। पुरुषनी कहा जाता है किसको, ये हम दिखा देते हैं। एक तरफ आपको देखने को मिलेंगे प्राचीन नाम और एक तरफ आपको देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पर आधुनिक नाम। तो सबसे पहले बात करेंगे जो सतुद्री है, सतुद्री इसका प्राचीन नाम है और इसको आधुनिक नाम हो जाता है सतलज, यानी सतलज को ही सतुद्री कहा जाता था। जो चिनाब है, चिनाब को कहा जाता था अश्कनी, व्यास को कहा जाता था विपासा, काबुल को कहा जाता था कुंभा, और गंडक को कहा जाता था सदानीरा। ठीक है, एक स्वात है उसको सुवस्तु कहा जाता था, और रावी कहा जाता था परुष्णी को। तो यहाँ हमने दिखाया था अभी परुष्णी नदी पर लड़ा गया था 10 राज्य युद्ध, और ये रावी नदी के किनारे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो परुष्णी जो है ये रावी को ही कहा जाता है। जो वितिस्ता है ये कहा जाता है झेलम को। ठीक है, जो प्राचीन नाम है वितिस्ता और आधुनिक नाम हो जाएगा यहाँ पर झेलम। गोम ये जो है यहाँ पर उल्टा लिखा गया है। ठीक है, तो गोमती जो है ये आपका आधुनिक नाम है और गोमल जो है ये आपका प्राचीन नाम है। इसके बाद घग्गर की बात करेंगे तो घग्गर को कहा जाता था दृष्टदवती और कुर्रम को कहा जाता था आपका कुर्मू। ठीक है, ये सारी जो नदियां हैं ये जो है आपको याद रखनी है, इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। पुराणों में 5 लक्षणों का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपका मत्स्य पुराण में। पुराणों में 5 लक्षणों का उल्लेख मत्स्य पुराण से मिलता है। 125 संस्करण हैं, तो ये संस्करण है आपके ऋग्वेद में। इसके बाद कहा जाएगा अष्टक भी कहा जाता है, तो अष्टक किसको कहा जाता है, कहा जाता है आपका ऋग्वेद को। अब यहाँ आपको जो है सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, सुमेलित आपको करना है, एक तरफ आपके वेद दिए गए हैं, एक तरफ आपके ब्राह्मण दिए गए हैं। तो ऋग्वेद की बात करते हैं तो 2 जो ब्राह्मण है वो संबंधित हो जाते हैं, एक तो कौशितकी और एक हो जाता है ऐत्रेय ब्राह्मण। यजुर्वेद से संबंधित है आपका शतपथ तैत्रेय ब्राह्मण। सामवेद से संबंधित हो जाते हैं पंचविश, षड्विश, अद्भुत और जैमिनी।
अथर्ववेद से संबंधित हो जाते हैं आपके गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हैं ये आपको मैचिंग के लिए भी दिए जा सकते हैं और डायरेक्ट भी आपसे पूछे जा सकते हैं या इंडिविजुअल करके भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक वेदांग नहीं है तो स्मृति जो है ये आपका वेदांग नहीं माना जाता है। वेदांग कितने हैं, तो वेदांग आपके 6 हैं। कौन कौन से हैं ये आपको याद होना जरूरी है। तो शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, ज्योतिष है, छंद और निरुक्त। ये 6 प्रकार के वेदांग आपको देखने को मिल जाएंगे और इन 6 से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे भी जाते हैं। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदहु अधिकारी था। जो भागदहु अधिकारी था ये था राजस्व कर जमा करने वाला। ठीक है, राजस्व कर को जमा करने वाला अधिकारी हो जाता है भागदहु। अगला क्वेश्चन है, वह ग्रंथ जिसमें आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है। आयुर्वेद शब्द का प्रयोग हुआ है आपका ऋग्वेद में। महाभारत ग्रंथ का उपनाम है तो ये हो जाता है सत सहस्त्री संहिता। ये महाभारत का जो है ग्रंथ का उपनाम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है। सबसे पहले जो मिलता है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र तो ये मिल जाएगा आपको ऋग्वेद में। ऋग्वेद की जो मूल लिपि है वो हो जाती है ब्राह्मी। ठीक है, ये पूछा जाएगा आपसे ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है, तो ये ब्राह्मी हो जाती है। ऋग्वेद पर आधारित संकलन कौन सा है, तो ये हो जाता है सामवेद। ऋग्वेद पर आधारित है संकलन, ये हो जाएगा सामवेद। ऋग्वेदिक जो धर्म था वो था बहुदेववादी। ठीक है, ये ऋग्वेदिक धर्म आपका माना जाता है। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी, तो जनता जो विश्वास करती थी ये करती थी बलि और कर्मकांड में। ठीक है, ये ऋग्वेद काल की बात हो रही है। उस समय बलि का प्रचलन था और एक आपका कर्मकांड का प्रचलन था। गोत्र शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम हुआ था तो ये हो जाता है ऋग्वेद में। सबसे प्राचीन वेद है तो ये हो जाता है ऋग्वेद। ऋग्वेद को याद करने की जो ट्रिक है, जो प्राचीन से और नवीन की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक शब्द लिखना है RYSA। ठीक है, ये बन जाता है आपका राइजा, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद हैं आपके, ये 4 वेद हो जाते हैं। और ये राइजा शब्द जो है आप इसको अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा जो वेद त्रय में शामिल है 3 वेद वो कौन कौन से, इसकी भी बड़ी अच्छी ट्रिक है। ठीक है, तो वेद त्रय में शामिल है तो यहाँ से आपको अथर्ववेद को हटा देना है। ठीक है, तो ये अब जो 3 वेद बचते हैं आपके ये हो जाते हैं आपके वेद त्रय में शामिल। RYS यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये वेद त्रय में शामिल हो जाते हैं। और तो ये जो इनका क्रम है ये आपका प्राचीन से नवीन की तरफ क्रम हो जाता है। ठीक है, तो वर्ड आपको याद रखना है RYSA। ठीक है, ये केवल आपको याद रखना है। ए हटा देंगे तो वेद त्रय में शामिल हो जाएंगे और ए लगा देंगे तो ये 4 वेद आपको देखने को मिल जाएंगे प्राचीन से नवीन की तरफ। बड़ी अच्छी ट्रिक है ये। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है तो ये मिलता है आपका ऋग्वेद में। इसके बाद ऋग्वेद में उल्लेखित यव, ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है। यव जो है किसको कहा जाता था, तो ये जौ को कहा जाता था यव। ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था, तो ये समझा जाता था आपका गाय को। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण मूल्यवान जो है संपत्ति समझा जाता था तो ये समझा जाता था उस समय गाय को ऋग्वेदिक काल में। वैदिक काल में अगन्य माना जाता था तो ये गाय को जो है गण्य माना जाता था। अगन्य कहा जाता था ना मारने योग्य, जिसको मारा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो वो हो जाती है अगन्य। वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है, जो वैदिक साहित्य है उसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है तो ये मिलती है आपकी उपनिषद में। वैदिक देवताओं में पुरोहित माना जाता था तो पुरोहित माना जाता था आपका बृहस्पति को। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। जो आर्य संस्कृति है उसका धुर समझा जाता था तो ये समझा जाता था कुरु पांचाल को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके ये चल रहे हैं। सारे क्वेश्चन बेहतरीन हैं और सारे जो क्वेश्चन हैं वो जो है उनके नोट्स बनाए गए हैं। ठीक है, और टाइपिंग में जो है काफ़ी समय भी लगा है, तो आपको जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और ये जो फ्री PDF है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर जो है प्रोवाइड कराते हैं। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध
है। होता का संबंध है, ये ऋग्वेद से संबंधित हो जाएगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, सर्वाधिक बार जिसका वर्णन हुआ है तो वो हो जाती है आपकी सिंधु नदी। ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा संबोधित किया जाता है, तो ये संबोधित किया जाता है आपका सरस्वती नदी को। मातेतमा, देवीतमा, नदीतमा ये सभी जो है सरस्वती को संबोधित किया जाता है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है, तो ये हो जाती है वाजस नहीं, ठीक है, वाजस नहीं हो जाएगी, शुक्ल यजुर्वेद की संहिता। अगला क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विधे माधव से संबंधित ऋषि थे। जो राजा विधे माधव से संबंधित ऋषि थे तो ये हो जाते हैं ऋषि गौतम राहुगण, ठीक है, ये हो जाएंगे ऋषि गौतम राहुगण। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है, पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है, तो ये हो जाता है शतपथ ब्राह्मण में। गोपद ब्राह्मण संबंधित है, गोपद ब्राह्मण संबंधित हो जाएगा आपका अथर्व वेद से। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। जो आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है तो ये मिल जाएगा आपका अथर्व वेद में। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई दिए हैं, निराशावाद के तत्व दिखाई दिए हैं, वो हो जाता है मैत्रायणी। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। जो सत्यमेव जयते है ये लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका मुंडकोपनिषद से। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, तो निशाका किसको कहा जाता था प्राचीन भारत में, तो ये कहा जाता था आपका स्वर्ण आभूषण को, ठीक है, स्वर्ण आभूषणों को निशाका कहा जाता था। 14वीं सदी ईसा पूर्व में एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है वो प्राप्त हुआ है। वैदिक देवताओं का वर्णन है तो ये प्राप्त हुआ है आपका बोगजकोई, जो एशिया माइनर में देखने को मिल जाएगा। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। जो मनुस्मृति है उसके बारे में सभी जानते हैं, अक्सर जो है विवाद चलते रहते हैं, तो मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो ये होती है आपकी समाज व्यवस्था से संबंधित। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है, नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है, तो ये होता है कठोपनिषद में। ऋग्वेद में उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध को सूचक है, आर्यों के संबंध का सूचक है, तो ये हो जाता है कुंभाक्रमु नदी, ठीक है, ये ऋग्वेद में उल्लेखित है और अफगानिस्तान के साथ में आर्यों के संबंध का सूचक माना जाता है। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित हैं, तो ये हो जाते हैं इंद्र को। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो कौन सा हो जाता है, तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो हो जाता है यहाँ पर श्रेष्ठ। अर्धव्यू, जो अर्धव्यू है उसका अर्थ क्या है, तो अधर्व्यू का अर्थ हो जाता है यज्ञ करने वाला जो पुरोहित है उसको अधर्व्यू कहा जाता था। उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे, ये कहाँ के शासक हो जाते हैं, तो ये कैकेयी के शासक हो जाते हैं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवतर और वंशानुचरित ये संकेतक हैं। किसके संकेतक हो जाते हैं ये, तो ये हो जाते हैं पुराणों के संकेतक। भारत का प्रथम विधि निर्माता कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मनु को। भारत का प्रथम विधि निर्माता मनु को कहा जाता है। कोसे शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये रेशम के लिए प्रयोग किया गया है कोसे शब्द का। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है, जो क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है, तो ये हो जाता है एक उत्तम व्यक्ति, ठीक है। आर्य शब्द का जो अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति या फिर श्रेष्ठ के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऋग्वेद में क्या है, तो ये स्रोतों का जो है एक संकलन हो जाता है ऋग्वेद। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है, तो ये अथर्ववेद में देखने को मिल जाएगा आपका इतिहास शब्द का उल्लेख। ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का संग्राम हुआ था, तो ये हम आपको पहले बता चुके हैं। तो परुष्णी नदी हो जाती है, परुष्णी यानी रावी इसको जो है कहा जाता है वर्तमान में। अब यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है महाजनपदों का उदय और मगध साम्राज्य। पूरी जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो हम इसी वीडियो में आपको जो है कंप्लीट कराने वाले हैं, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री से आपका एक भी क्वेश्चन आज आपका बचने वाला नहीं है।
तो यहाँ से शुरू करेंगे महाजनपदों के उदय से। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है ये कहाँ मिलता है। जो 16 महाजनपद हमारे हैं इनका जो उल्लेख है वो मिलता है आपका अंगुत्तर निकाय में। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन 16 में से 8 जो है वो आपके उत्तर प्रदेश से ही संबंधित हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर ही थे इनमें से 8। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पर माना जाएगा। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित था, तो ये हो जाता है चेदी वंश से संबंधित। ठीक है, चेदी वंश से संबंधित हो जाएगा कलिंग नरेश खारवेल। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य जनपद ये महाजनपद से संबंधित था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो मत्स्य जनपद है महाजनपद में स्थित था, तो ये हो जाता है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन बनता है प्राचीन नगर के अवशेष कुंभकार स्थल से प्राप्त हुए हैं। प्राचीन नगर के जो अवशेष हैं वो कुंभकार स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो ये प्राप्त हुए हैं आपके पाटलिपुत्र से। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का जो विस्तार हुआ था, तो ये हुआ था आपका शिशुनाग के समय में। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा मगध का शासक जिसने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारण जो है अपने पुत्रों द्वारा मारा गया। पहले उसने अपने पिता की हत्या की, उसके बाद वो अपने पुत्रों के द्वारा मारा गया, तो वो हो जाता है अजातशत्रु। ठीक है, ये अजातशत्रु था। पहले इसने गद्दी पाने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी और फिर इसके पुत्रों ने गद्दी पाने के लिए इसकी हत्या कर दी थी। मगध का सम्राट जिसे अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। मगध का सम्राट हो जाता है जिसको अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाता है महापद्म नंद के नाम से। प्राचीन श्रावस्ती का जो नगर विन्यास है, आकृति है, वो हो जाती है अर्धचंद्राकार, आधे चांद के जैसे जो है वो प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास माना जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो सुक्तिमती राजधानी थी, तो ये हो जाती है चेदी की। अगला क्वेश्चन बनता है अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, तो ये खोदी जाती है आपकी कलिंग में। कलिंग कहाँ, तो कलिंग आपका उड़ीसा में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं उड़ीसा से। उदयन वासदत्ता की जो दंत कथा संबंधित है, तो ये संबंधित हो जाएगी कौशाम्बी से। प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी थी, तो ये हो जाती है पाटलिपुत्र। अब यहाँ से स्टार्ट हमारा अगला टॉपिक है जो धार्मिक आंदोलन हुए हैं आपके, और सबसे पहले दिखाया गया है यहाँ पर जैन धर्म। अब जैन धर्म से क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं आपकी परीक्षा में, देख लेते हैं। जैन कल्पसूत्र की रचना की गई थी, तो ये की गई थी आपकी भद्रबाहु के द्वारा। ठीक है, कल्पसूत्र की जो रचना की गई थी। भारत में पाल काल में एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था, तो ये हो जाता है विक्रमशिला। ये महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र माना जाता है पाल काल में, और विक्रमशिला की जो स्थापना है वो की गई थी आपकी धर्मपाल के द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य थे, तो ये हो जाते हैं विरोचन, अतीश, दीपांकर और रत्नाकर शांति। अगला क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए दिया गया है यहाँ पर। एक तरफ आपके स्थल दिए गए, एक तरफ आपके संबंधित जो तीर्थंकर हैं वो दिए गए हैं। तो श्रावस्ती से कौन संबंधित हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं संभवनाथ। काकंदी से संबंधित हो जाते हैं सुविधानाथ। अयोध्या से संबंधित हो जाते हैं ऋषभनाथ, और पबहोसा से संबंधित हो जाते हैं पद्म प्रभु। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय का जो उत्खनन कराया था वो किसने कराया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय का उत्खनन, तो ये किया गया है आपका जॉन मार्शल के द्वारा। महावीर का प्रथम अनुयायी बना था, तो ये बना था आपका जामाली। ये प्रथम अनुयायी बन जाता है महावीर का। त्रिरत्न सिद्धांत, जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ थ्री ज्वेल कहा जाता है, इसमें आपका सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है, तो किस धर्म की महिमा हो जाएगी, तो ये हो जाती है जैन धर्म की महिमा जो है ये हो जाएगी सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। इसको त्रिरत्न सिद्धांत या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ थ्री ज्वेल्स कहा जाता है, और ये जैन धर्म से संबंधित है। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो ये हो जाते हैं मखली कौशाल। प्रारंभिक जैन साहित्य में लिखा गया था, तो ये लिखा गया था जो प्रारंभिक जैन साहित्य है ये अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। यापनीय एक संप्रदाय था, तो ये हो जाता है जैन धर्म का। ठीक है, यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म का। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा त्रिरत्न तीर्थंकर संबंधित है। जो तीर्थंकर संबंधित हैं, तो ये जैन धर्म से संबंधित हो जाएंगे आपके तीर्थंकर।
जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था। ये जैन सभा हुई थी जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ है। तो ये हो जाती है आपकी पाटलिपुत्र में। प्रभासमिरी तीर्थ स्थल संबंधित है, तो ये जैनों से संबंधित हो जाएगा प्रभासमिरी तीर्थ स्थल। धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं रखता है, विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं रखता है, तो ये हो जाता है जैन धर्म। जैनों की पवित्र पुस्तकें कहलाती हैं, तो वो कहलाती हैं अगम सिद्धांत। दर्शन जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया, तो वो हो जाता है आपका चारवाक के द्वारा। ठीक है, पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया था चारवाक ने। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। बौद्ध धर्म से काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बुद्ध का जो जन्म है ये हुआ था आपका लुम्बिनी में। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान है जहाँ बुद्ध की मृत्यु हुई है। तो बुद्ध की जो मृत्यु हुई है वो हुई है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। बुद्ध के जीवन की घटना जिसको महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है, तो ये हो जाती है गृह त्याग की घटना। ठीक है, इसका प्रतीक हो जाता है घोड़ा। ये भी आपसे पूछा गया है जो महाविनिष्क्रमण की क्रिया है इसका जो है प्रतीक क्या है, तो ये हो जाता है आपका घोड़ा और गृह त्याग की जो है घटना मानी जाती है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रवचन दिया था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, तो ये दिया था आपका सारनाथ में। बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं, तो बुद्ध के जो उपदेश हैं वो संबंधित हो जाते हैं आपके आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। ये जो पूरा आपको नोट्स मिल रहा है, तो ये जो नोट्स है ये आपको प्राचीन भारत को पूरा कवर करा देगा और एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बचने वाला नहीं है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो ये हुआ है आपका प्रथम उपदेश में। धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था, तो ये किया गया था आपका सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था, तो ये दिया था महात्मा बुद्ध ने। सारनाथ में दिया था अपना पहला प्रवचन, ये दिया था महात्मा बुद्ध ने। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो ये दिए थे आपके श्रावस्ती में। ठीक है, बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे ये आपके श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी, तो ये दी गई थी आपकी वैशाली में। ठीक है, स्त्रियों को भी प्रवेश की अनुमति दी गई थी बौद्ध संघ में। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, तो ये देवदत्ता जो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था। त्रिपिटक है, तो त्रिपिटक हो जाते जो बुद्ध के उपदेशों का जो संग्रह है उसको त्रिपिटक कहा जाता है। यहाँ कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। त्रिरत्न है जो डॉक्ट्राइन्स ऑफ थ्री ज्वेल कहा गया है, तो वो हो जाता है आपका जैन संप्रदाय से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित, और ये त्रिपिटक है ये बुद्ध से संबंधित हो जाएगा। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, तो ये हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। संसार में अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन किसका है? जो संसार है वो अस्थिर है और क्षणिक है, तो ये कथन हो जाता है महात्मा बुद्ध का। बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, तो ये होते हैं विनय पिटक में। ठीक है, संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं विनय पिटक में। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, तो वह था आपका मेघवर्मन। ये विदेशी राजा था जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए। बोधगया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। 2 बंजारों को अपना उपासक बना लिया था, तो वो बंजारे हो जाते हैं मल्लिक और तपस्सु। सप्तपर्णी गुफा स्थित है, तो जो सप्तपर्णी गुफा है ये स्थित हो जाएगी आपकी बिहार में राजगृह में। ठीक है, तो राजगृह बिहार में स्थित हो जाती है सप्तपर्णी गुफा। विशुद्धि मग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? जो विशुद्धि मग है ये हो जाती है आपकी हीनयान से संबंधित हो जाएगी। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले बौद्ध दार्शनिक थे। जो शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले प्रथम बौद्ध दार्शनिक ये हो जाते हैं नागार्जुन। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन
दोनों ही प्रसिद्ध तीर्थस्थलीय, दोनों की जो है संयुक्त रूप से प्रसिद्ध तीर्थस्थलीय है। तो ये हो जाती है कौशाम्बी, ठीक है। और ये वो क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में हर बार पूछे गए हैं और सभी परीक्षाओं के लिए जो है ये महत्वपूर्ण भी हो जाते हैं। और पूरा जो प्राचीन काल है वो आपका एक ही वीडियो में कंप्लीट होने वाला है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म में विश्वास करते हैं, तो ये करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, ठीक है। तो बौद्ध भी जो कहते हैं और जैनी भी कहते हैं तो कर्म तथा जो पुनर्जन्म है उसका सिद्धांत सही है। दोनों जो है इस बात पर विश्वास करते हैं। अफगानिस्तान का जो बामियान था वो प्रसिद्ध था, तो ये था बुद्ध प्रतिमा के लिए, ठीक है। अफगानिस्तान का बामियान बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी गई थी, तो ये रखी गई थी बौद्ध धर्म में, ठीक है। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी गई थी बौद्ध धर्म से। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी, तो ये कुषाण काल हो जाता है जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई जाती है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है, तो ये संबंधित हो जाती है आपकी गुप्त काल से। और भूमि स्पर्श मुद्रा किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है यहाँ पर जो है अपने हाथ से भूमि को स्पर्श करते हुए देखे जा सकते हैं बुद्ध, ठीक है। तो इसको जो है भूमि स्पर्श वाली मुद्रा कहा जाता है। विक्रमशिला विहार का संस्थापक था, तो ये हो जाता है धर्मपाल, ठीक है। विक्रमशिला विहार का संस्थापक धर्मपाल को माना जाता है। स्तूप के उत्खनन में सारीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए थे। स्तूप के उत्खनन में सारीपुत्र के जो अवशेष है ये प्राप्त हो जाते हैं सांची से। बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है, तो ये हो जाता है आपका बोध गया में, ठीक है। ये बौद्ध का जो है पवित्र स्थल है निरंजना नदी पर। एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है, तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? जो गौतम बुद्ध के समय का था प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो ये संबंधित हो जाता है बिंबिसार से। बुद्ध कौशाम्बी आए थे, तो उदयन के राज्यकाल में जो है बुद्ध कौशाम्बी आए थे। अगला क्वेश्चन बनता है तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो ये हो जाते हैं विक्रमशिला बिहार के प्रसिद्ध विद्वान हो जाते हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाई थी तिब्बत में। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधी पार्वती प्रतीक है, तो ये हो जाती है देव और उसकी शक्ति का योग, ठीक है। ये हो जाता है आधा शिव और आधी पार्वती। गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन दिया था, तो ये दिया था आपका सारनाथ में, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धार्मिक जो प्रवचन है सारनाथ में दिया था। याद कैसे रखेंगे? तो जब सारे नाथ आ गए थे, ठीक है। तो इस तरह से नाथ माने भगवान होता है, तो जब सारे नाथ आ जाते हैं तभी कोई काम स्टार्ट होता है, ठीक है। और जब तक वो नहीं आएंगे, पूरे नहीं आएंगे, तब तक काम स्टार्ट नहीं होगा। तो गौतम बुद्ध ने भी अपना जो धार्मिक प्रवचन है तभी दिया जब सारे नाथ आ गए थे। तो सारनाथ से सारे नाथ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो ये हुआ है प्रथम उपदेश का, ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म से जो संबंधित थे सारे क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है भगवत संप्रदाय और ब्राह्मण धर्म, ठीक है। इनसे भी आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं हाल फिलहाल में। बात करेंगे भगवत गीता, मूलतः महाभारत का अंश है, तो ये हो जाता है भीष्म पर्व का, ठीक है। भगवत गीता जो है ये महाभारत का अंश है भीष्म पर्व का, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नागार्जुन कोंडा शहर की स्थापना की थी, तो ये की थी इक्ष्वाकु राजवंश ने। नागार्जुन कोंडा शहर की स्थापना इक्ष्वाकु राजवंश ने की थी। एक क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ पर सुमेलित करने के लिए, तो एक तरफ आपके देवता दिए गए, एक तरफ आपकी पहचान दी गई है। तो शिव की जो पहचान होती है वो उनके त्रिशूल से होती है, विष्णु की पहचान होती है उनके चक्र के द्वारा, गणेश की पहचान होती है रस्सी या फिर फंदा, और सरस्वती की पहचान होती है उनकी वीणा के द्वारा, ठीक है। तो क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जो है याद कर लेना चाहिए। एक और क्वेश्चन फिर से आपका जो है सुमेलित करने के लिए दिया गया है। एक तरफ आपके दार्शनिक है, एक तरफ आपके दर्शन है। तो रामानुज ये संबंधित हो जाता है विशिष्ट द्वाद से,
याद कैसे करेंगे, तो राम और अनुज जो है विशिष्ट थे, ठीक है। तो इस तरह से जो है कुछ छोटी मोटी ट्रिक बनाकर आप इनको याद रखेंगे तो ज़्यादा समय तक जो है आप याद रख पाएंगे। राम और अनुज, ठीक है, एक राम थे और अनुज थे उनके छोटे भाई जो लक्ष्मण थे, ठीक है। तो छोटे भाई को कहा जाता है अनुज। तो राम और अनुज जो है वे एकदम विशिष्ट थे, ठीक है। और कितने थे, द्वैत, यानी दो थे। माधवाचार्य ये द्वैत हो जाते हैं। निम्बाकार्य ये द्वैताद्वैत हो जाते हैं। नींबू का जो अचार है ये आपका बार बार खाना पड़ता है, यानी द्वैताद्वैत। वल्लभाचार्य शुद्ध हो जाते हैं, जो वल्लभ होते हैं वो जो है शुद्ध होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। मंडन मिश्र शिष्य थे, तो ये हो जाते हैं कुमारिल भट्ट के। मंडन मिश्र शिष्य हो जाते हैं कुमारिल भट्ट के। छोटी मोटी चीज़ें तो आप ट्रिक बनाकर अपनी याद रख सकते हैं ताकि ज़्यादा समय तक जो है आपके माइंड में सेट हो जाए। अगला क्वेश्चन है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं है, यह कहा गया था। तो ये कहा गया है आपका गीता में, ठीक है। यानी कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है। समान महत्व देता है मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान और कर्म तथा भक्ति को। तो ये होता है भगवत गीता में। अगला क्वेश्चन है, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। भागवत धर्म से संबंधित जो प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है तो ये मिलता है आपका हेलियोडोरस तथा बेशनगर अभिलेख से। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित हैं। जो आदि शंकराचार्य है उनके द्वारा स्थापित 4 मठ हैं। कौन कौन से हैं, तो एक तो हो जाता है आपका जोशीमठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी। कहाँ कहाँ पर ये स्थित हो जाते हैं ये आपको जो है जानना जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले जो जोशीमठ है ये आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड में, ठीक है। द्वारका जो है आपका गुजरात में देखने को मिलेगा। श्रृंगेरी देखने को मिल जाएगा आपका ये कर्नाटक में। और एक आपका जो पुरी है तो पुरी आपको उड़ीसा में देखने को मिल जाएगा। ये आपको दिख रहे हैं आदि शंकराचार्य, उन्होंने जो है 4 मठों की जो है स्थापना यहाँ पर की हुई है, ठीक है। तो मैप के माध्यम से भी हमने आपको दिखा दिया है, जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी 4 मठ आपको यहाँ पर दिखा दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन बनता है, नैनार कौन थे, तो नैनार हो जाते हैं ये नैनार हो जाते हैं शैव धर्मानुयायी, ठीक है। नैनार कौन थे, तो शैव धर्मानुयायी हो जाते हैं आपके नैनार। अब यहाँ से फिर से एक क्वेश्चन आ जाता है आपका सुमेलित करने के लिए। तो सूची 1 दी गई है, इधर आपकी सूची 2 दी गई है। तो वल्लभाचार्य आपके पुष्टि मार्ग से संबंधित हो जाते हैं, ये मार्ग है। रामानुज जी आपके विशिष्ट हो जाते हैं। माधवाचार्य द्वैतवाद से संबंधित हो जाते हैं। और शंकर जो हैं ये आपके अद्वैतवाद से संबंधित हो जाते हैं। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है अगला पॉइंट जो हमारा है मौर्य साम्राज्य, ठीक है। जैसा हमने आपको पहले बताया कि इस वीडियो में आपको पूरा प्राचीन भारत जो है कवर हो जाएगा, यानी एंशिएंट हिस्ट्री जो है उससे आपका एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर नहीं बचने वाला है। इसके बाद जो है मध्यकालीन भारत को एक वीडियो में कवर कराएंगे और आधुनिक भारत को भी एक ही वीडियो में कवर कराएंगे। इसी तरह से बाकी टॉपिक भी लेंगे और बाकी टॉपिक की भी जो है मैराथन इसी तरह से आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर आप इसकी फ्री पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में, क्या क्या क्वेश्चन आपके बनते हैं मौर्य साम्राज्य से। तो मौर्य के इतिहास के लिए सबसे अधिक प्रमाणिक माना जाता है, तो ये माना जाता है विष्णु पुराण को, ठीक है। विष्णु पुराण सबसे प्रमाणिक माना जाता है मौर्यों के इतिहास को जानने के लिए। आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रमाणिक माना जाता है, तो ये माना जाता है मत्स्य पुराण को। ये मत्स्यु नहीं है, मत्स्य है। अगला क्वेश्चन बनता है, मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले विश्व परीक्षक जो विश्व को परखते थे, उसका परीक्षण करते थे विश्व का, तो उनको क्या कहा जाता था, तो उनको कहा जाता था जांगलीविद, ठीक है। मौर्य काल में राजा के पास एक जो है आदमी रहता था, वो वैद्य कहा जाता था उनको। तो उसको जो है विष को वो परखते थे कि खाने में किसी ने जो है विष तो नहीं मिला दिया है, तो उनको जांगलीविद कहा जाता था। शासक जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं है तो वो हो जाते हैं अग्निमित्र। अशोक के स्तंभ लेखों के लिए पत्थर निकाला जाता था, तो ये निकाला जाता था चुनार, उत्तर प्रदेश से। आपसे ये क्वेश्चन भी बनेगा चुनार कहाँ है, तो चुनार आपका उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। अशोक का वह शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है, अशोक का वह शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है वो हो जाता है 12वां शिलालेख, ठीक है। तो ये 12वां शिलालेख हो जाएगा जो धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहेगा अशोक का।
अशोक से काफ़ी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, तो 8 वर्ष के बाद, ठीक है, 8वें वर्ष के बाद जो है कलिंग पर विजय प्राप्त की थी अशोक ने। प्राकृतिक भाषा के पोषक थे, तो ये थे सातवाहन नरेश, ठीक है, ये प्राकृतिक भाषा के पोषक थे। कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला है, कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला है, तो ये मिल जाता है सातवाहन काल में। मथुरा मूर्तिकला शैली प्रारंभ हुई थी, तो ये हो जाती है आपकी कुषाण के शासनकाल में। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और ये वो क्वेश्चन हैं जो आपकी प्री में भी पूछे गए हैं और मेंस में भी पूछे गए और बाकी परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। मथुरा मूर्ति कला शैली प्रारंभ हुई है, तो ये हुई है कुषाण के शासनकाल में। वे शासक जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। वे शासक कौन थे जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में, गिरनार कहाँ है तो ये गुजरात में है, तो गुजरात में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था, तो ये हो जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक हो जाते हैं। जल संसाधन व्यवस्था की ओर इन्होंने ध्यान दिया था। राजा जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो ये मिलती है आपकी अशोक से। सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण किया था, तो ये किया गया था अशोक के द्वारा, ठीक है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक के द्वारा किया गया है। सारनाथ कहाँ है तो सारनाथ आपका वाराणसी में देखने को मिल जाएगा। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है, अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है, तो ये हो जाता है लोरिया नंदनगढ़ बिहार में। अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है, कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है, तो ये हो जाता है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। अगला क्वेश्चन बनेगा गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, वो कहाँ स्थित है। गुर्जरा लघु शिलालेख है जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित हो जाता है। अशोक के अभिलेखों में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है, तो वो अभिलेख हो जाता है आपका 12वां अभिलेख, ठीक है। अशोक के अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के जो है प्रति ये समर्पित है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा गया था, ये प्रथम हो जाता है, सर्वप्रथम पढ़ा था, तो ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था ब्राह्मी लिपि को। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, जो प्राचीन कालीन जो प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, तो ये चलता है अनुराधापुर से। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे, तो ये हो जाते हैं प्राकृतिक भाषा में, ठीक है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख प्राकृतिक भाषा में मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाज्ञाओं के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था। अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था, तो ये किया गया था अरामाइक, ग्रीक और खरोष्टी लिपि का, ठीक है। उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजाज्ञाओं के अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ का सूचना प्रदान करता है, जो इलाहाबाद में अशोक का स्तंभ है वो सूचना प्रदान करता है, तो ये करता है समुद्रगुप्त के बारे में। फाहियान भारत आया था, तो ये आ जाता है आपका 399 ईसा पूर्व में, ठीक है, ईसा पूर्व की बात हो रही है, फाहियान आया था भारत में। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, तो ये होता है 13वें शिलालेख में। मौर्यन मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था, मौर्यन मंत्री परिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था, तो ये हो जाता है समाहर्ता, जो राजस्व इकट्ठा कर देता था मौर्य परिषद में। अशोक का समकालीन तुर्मय राजा था, तो ये हो जाता है मिस्र का, और ये अशोक का समकालीन राजा हो जाता है तुर्मय। मकदूनिया में अशोक का जो समकालीन राजा था ये हो जाता है एंटीगोन गोनटास, एंटीगोन गोनटास हो जाता है मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा। मिस्र में हो जाता है तुर्मय और मकदूनिया में हो जाता है एंटीगोन गोनटास। टोलेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक ने राजनय संबंध थे, ये शासक कहाँ का था, तो ये हो जाता है मिस्र का शासक। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया है वह वस्तुतः राजधर्म था, तो वो हो जाता है फ्लीट,
ठीक है। ये फ्लीट जो है राजधर्म हो जाता है, जो अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया था। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है तो ये हो जाता है ब्राह्मी, ठीक है। ये आधुनिक जो देवनागरी है उसका प्राचीन रूप ब्राह्मी है। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी तो ये की गई है आपकी अशोक के द्वारा। सांची का स्तूप बनवाया था तो ये बनवाया था आपका अशोक ने, ठीक है। सांची का स्तूप देखने को मिलेगा आपका मध्य प्रदेश में और ये अशोक के द्वारा बनवाया गया है। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था तो ये किया गया था आपका स्तंभों पर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था तो ये हो जाता है पाटलिपुत्र का। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान हो जाता है पाटलिपुत्र का। अगला क्वेश्चन बनता है, मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार खुले थे। तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार खुले थे तो ये खुले थे ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्य के लिए, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और सभी परीक्षाओं में जो है ये पूछे भी जाते हैं। आप किसी भी तरह की परीक्षा दे रहे हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। मौर्य काल में दंड विधान थे तो काफ़ी कठोर हो जाते हैं दंड विधान जो मौर्य काल में है। कालसी परिचित है तो कालसी परिचित हो जाएगा अशोक के शिलालेख के कारण। चाणक्य का दूसरा नाम था तो चाणक्य का दूसरा नाम हो जाता है विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन बिताए थे, अंतिम दिन व्यतीत किए थे या फिर बिताए थे तो ये व्यतीत किए थे आपके श्रवणबेलगोला और ये हो जाता है आपका कर्नाटक में। अशोक का वह अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात कही गई है तो ये 12वां शिलालेख हो जाता है, बार बार जो है इसका उल्लेख जो है किया गया है। अगला जो हमारा टॉपिक है यहाँ से आ जाता है फिर ये मौर्योत्तरकालीन भारत, ठीक है। मौर्योत्तरकालीन यानी मौर्यों के बाद का जो भारत है उससे क्या क्या क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो यहाँ से बनेगा सबसे पहले सिमुक संस्थापक था तो ये हो जाता है सातवाहन का संस्थापक हो जाता है सिमुक। सिमुक भी जो है आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। कादरपक क्षत्रपों ने अति दुर्लभ, ये दुर्लभ यहाँ पर जो है लिखा गया है दुर्लभ, तो दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए थे तो ये किए थे आपके ताम्र धातु के। अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है, अशोक के द्वितीय शिलालेख में उल्लेख नहीं है तो सातवाहन का जो है उल्लेख नहीं है अशोक के द्वितीय शिलालेख में। खारवेल के विषय में जानकारी का स्रोत है तो ये हो जाता है हाथी गुफा का अभिलेख। राजवंशों में सबसे पुराना जो राजवंश है वो हो जाता है सातवाहन, ठीक है। राजवंशों में सबसे पुराना जो राजवंश है वो सातवाहन राजवंश माना जाता है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजा था तो ये हो जाता है सातवाहन। सातवाहनों की जो राजधानी अव्यवस्थित थी तो ये हो जाती है अमरावती, ठीक है। सातवाहनों की जो राजधानी थी अमरावती ये अव्यवस्थित मानी जाती है। अगला क्वेश्चन बनता है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की जो तिथि है वो हो जाते हैं 81 ईस्वी सन की। बुद्ध का सिक्कों पर अंकन हुआ था तो ये हुआ था कनिष्क के काल में, ठीक है। बुद्ध का सिक्कों पर अंकन हुआ था कनिष्क के काल में। अगला क्वेश्चन बनता है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया गया था। तांबे के सिक्कों को जारी किया गया था सर्वाधिक संख्या में तो ये किया गया था आपका कुषाणों के शासनकाल में। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख में मिलता है तो ये मिलता है आपका काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख में, ठीक है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना अभिलेख मिलता है। बात करेंगे प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे, नियमित रूप से तो ये चलाए थे कुषाणों के द्वारा, ठीक है। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे कुषाणों ने। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था, बिना बेगार के, ठीक है, बिना किसी पैसे के लिए दिए जो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था रुद्रदामन प्रथम ने। प्राचीन काल में साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम फूले फले थे तो ये हो जाता है शुंग राजवंश के समय में। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था तो ये हो जाता है 58 ईसा पूर्व से जो है ये प्रारंभ हो जाता है विक्रम संवत।
महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे। जो महाभाष्य के लेखक हैं पतंजलि, ये समसामयिक थे। ये हो जाते हैं पुष्यमित्र शुंग के। विक्रम एवं शव संवतों में अंतर कितने वर्षों का है? तो ये हो जाता है 135 वर्षों का विक्रम और शक संवतों में अंतर। अगला क्वेश्चन जो हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक हमारा बनता है प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमणों से संबंधित। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो हैं प्राचीन भारत के आपको एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। मध्य प्रदेश में विदिशा के पास बेसनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ बनवाया गया था। तो ये बनवाया गया था हेलियोडोरस के द्वारा। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के विदिशा के पास बेसनगर में गरुड़ ध्वज स्तंभ बनवाया गया था। हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले थे, तो ये हो जाते हैं यूनानी। ठीक है, इन्होंने हमारे देश को इंडिया कहना शुरू कर दिया था। हिंद यवन शासन जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे। तो शीशे के सिक्के भी जारी किए गए थे, तो ये किए गए थे स्ट्रेटोदैत्य के द्वारा। ठीक है, ये हिंदी यवन शासन था जिसने शीशे के सिक्के जारी किए थे। शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाएगा विम कडफिश को। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा वीर भारतीय राजा का नाम। वीर भारतीय राजा का नाम जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था, तो वो हो जाता है आपका पुरु या फिर पोरस भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो वीर भारतीय हो जाता है और भारतीय राजा थे पुरु पोरस, जिसको सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद भारतीय गुण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था। तो ये किया था मशक की स्त्रियों ने। ठीक है, तो जो युद्ध भूमि में जब सैनिक मारे जा रहे थे और जो सैनिक जो हैं वो घायल हो गए थे, तो उस वजह से जो है मशक की स्त्रियों ने भी सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण करने का निर्णय लिया था। आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान चरक दरबार अलंकृत करते थे, तो ये हो जाते हैं कनिष्क के। ठीक है, तो ये आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान हो जाते हैं चरक। चरक बड़े जो है इंपॉर्टेंट हैं। अगला को जो टॉपिक है हमारा ये हो जाता है संगम युग, और इसमें आ जाते हैं आपके चेर, चोल और पांडे। तो चोल वंश का जो शासक है जिसने शिवपाद खेर की पादिक धारण की थी, पदवी जो है धारण की थी। ठीक है, तो ये हो जाते हैं राज राजा प्रथम। शिवपार खेर की जो पदवी है वो धारण की थी, तो राज राजा प्रथम ये हो जाते हैं। संगम ग्रंथ तोल कापिम में आधारित है, तो ये व्याकरण पर आधारित हो जाता है। संगम ग्रंथ हो जाता है तोल कापिम में। तमिल ग्रंथ जिसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है, तो ये दी गई है आपकी कुराल को। शिल्पादि कारम का लेखक था, तो ये हो जाता है इलिंगो। ठीक है, शिल्पादि कारम का लेखक इलिंगो माना जाता है। तृतीय संगम हुआ था, तो ये हुआ था आपका मदुरई में। तृतीय संगम हो जाता है आपका मदुरई में। बृहदेश्वर मंदिर जो भगवान शिव को 1014 ईस्वी में समर्पित किया गया था, तो ये हो जाता है तंजावुर में। अगला जो टॉपिक है ये आ जाता है हमारा दक्षिण भारत का इतिहास। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल हमने इस वीडियो में लिए। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है हमारा नटराज की जो प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति एक उत्कृष्ट उदाहरण है, तो ये हो जाता है चोल कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है जो नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति है। अगला क्वेश्चन है वह राजवंश जो अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, तो ये हो जाते हैं चोल। अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। वह दक्षिणी भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार आपकी परीक्षाओं में। नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था, तो वो हो जाता है चोल। चोल गंगम नाम वृद्ध कृत्रिम झील को बनवाने का श्रेय दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपका राजेंद्र को। ठीक है, तंजौर के वृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किया था, तो ये किया था राज राजा प्रथम ने। राजा राज प्रथम ने किया था तंजौर के वृहदीश्वर मंदिर का निर्माण। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? जो चोल है उनका जो राज्य है वो किस क्षेत्र में फैला था?
तो वो फैला था कोरोमंडल तट पर और दक्कन के कुछ भाग तक जो है चोलों का राज्य क्षेत्र फैला हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चोल शासकों ने शासनकाल में वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था तो ये देखता था टोटा वारियम। चालुक्यों की राजधानी थी तो चालुक्यों की राजधानी हो जाती है वातापी। चोल राजाओं के स्नानागार एवं भोजनालय का प्रबंध देखते थे। जो चोल राजाओं के स्नानागार और भोजनालय का प्रबंध देखते थे तो ये देखते थे स्त्रियां और कुछ जो है पुरुष दोनों ही जो है स्नानागार और भोजनालय का प्रबंध देखते थे चोल राजाओं के। अगला क्वेश्चन बनता है, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी श्रीलंका के, तो ये हो जाते हैं राजराजा प्रथम। ठीक है, राजाराज प्रथम हो जाते हैं जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त कर ली थी। चोल साम्राज्य जो अंततः समाप्त किया था, चोल साम्राज्य जो अंततः समाप्त किया था तो ये किया था मलिक काफूर ने। वह चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्णतः स्वतंत्रता दी और सिंगल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। ये कौन हो जाते हैं तो ये हो जाते हैं कुलोतुंग प्रथम। ठीक है, कुलोतुंग प्रथम है जिन्होंने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंगल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है यहाँ से, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे। 72 व्यापारी भेजे गए थे चीन में किसके कार्यकाल में, तो ये भी हो जाते हैं कुलोतुंग प्रथम। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का जो युद्ध है ये हुआ था आपका चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल और राष्ट्रकूटों के ये मध्य हो जाता है। चीनी यात्री जिसने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है तो ये हो जाता है ह्वेन सांग। अगला क्वेश्चन बनता है, किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। महिलाओं को भी जो है उच्च पद प्रदान किए जाते थे तो ये किए जाते थे चालुक्य वंश में। मतविलास प्रहसन के लेखक थे तो ये हो जाते हैं महेंद्र वर्मन। तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था तो ये हो जाता है लोहे के यंत्रों और उपकरणों से संबंधित। ठीक है, ये तीसरी शताब्दी में हो जाता है वारंगल प्रसिद्ध। एक चालुक्य अभिलेख की तिथि अंकन में शक संवत का जो वर्ष है वो 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष क्या होगा, तो इसका जो तुल्य वर्ष होगा वो हो जाता है 634। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इनमें 78 वर्षों का अंतर देखने को आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है, प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन अलंकृत करते थे तो ये करते थे पल्लवों की सभा को। ठीक है, पल्लवों की सभा को अलंकृत करते थे प्रसिद्ध संस्कृत लेखक दंडिन। पल्लव राजा जिसकी उपाधि राज सिंह थी तो ये हो जाता है नरसिंह वर्मन द्वितीय। तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर बना था तो ये बना था राजाराज के शासनकाल में। अगला टॉपिक हो जाता है हमारा गुप्तकाल। गुप्तकाल से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं आपके। मंदसौर प्रशस्ति उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। जो मंदसौर प्रशस्ति उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है तो ये करता है कुमारगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन है, शक विजय के संदर्भ में सबल प्रमाण नरेश की रजत मुद्राएं हैं। सबल प्रमाण नरेश की रजत मुद्राएं हैं तो ये हो जाते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। जिसने रजत सिक्के जारी किए थे तो प्रथम गुप्त शासक हो जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है तो इस समुद्रगुप्त को जाना जाता है भारतीय नेपोलियन के नाम से। शक विजेता कहा जाता है तो शक विजेता कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त शासक जिन्होंने हुनों पर विजय प्राप्त की थी तो ये प्राप्त की थी आपकी स्कंदगुप्त ने। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, जो गुप्तों के द्वारा चलाई गई थी स्वर्ण मुद्रा उसको दीनार कहा जाता था। गुप्त अभिलेखों में दीनार किसका वाचक है तो ये हो जाता है कांस्य सिक्का का वाचक हो जाता है गुप्त अभिलेखों में दीनार। ठीक है, ये कांस्य सिक्का माना जाता है। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है
तो ये प्राप्त हुआ है आपका एरन अभिलेख से। ठीक है, तो एरन अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ है और ये कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा भी गया है। 437 से 38 ईस्वी के मंदसौर अभिलेख में एक भव्य सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। तो ये मिलता है रेशम बुनकरों की श्रेणी का। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है। तो ये हो जाती है गुप्त काल से संबंधित। प्राचीन काल में वह वंश जिसके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो स्वर्ण युग कहा जाता है ये गुप्त के शासनकाल को। ठीक है, जो गुप्त थे उनके शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। राजवंश जो हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था, तो वो भी आपका गुप्त हो जाता है, जो हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हो जाता है। भाग और बलि थे, तो ये हो जाता है राजस्व के स्रोत। भाग और बलि राजस्व के स्रोत हो जाते हैं। अधोलिखित में गुप्तकालीन स्वर मुद्रा है, तो ये हो जाती है दीनार। ठीक है, ये दीनार हो जाती है। ये क्वेश्चन भी आपसे जो है पूछा गया क्वेश्चन है। वहाँ पर 4 मुद्राएं आपको दी गई थी, तो उसका जो है आपको आंसर बताना था। तो इसलिए यहाँ पर गुप्तकालीन जो स्वर्ण मुद्रा है वो दीनार बताई गई है। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा ये सांख्य हो जाती है। भारतीय दर्शन की जो प्रारंभिक शाखा है वो सांख्य हो जाएगी। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो ये हो जाता है मीमांसा से। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो योग दर्शन के जो प्रतिपादक हैं ये हो जाते हैं पतंजलि। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो गौतम ने प्रचारित किया था न्याय दर्शन को। भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण है। भारत में आस्तिक तथा नास्तिक संप्रदायों में विभेदक लक्षण है, तो ये हो जाता है वेदों की प्रमाणिकता में आस्था। कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया, तो ये बनाया गया था शंकर देव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है बीज गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। बीज गणित के क्षेत्र में योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं, तो ये जाने जाते हैं भास्कर। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाम का नायक कौन है? जो कालिदास द्वारा रचित है मालविका अग्निमित्र नाटक, उसका नायक कौन है? तो वो हो जाता है अग्निमित्र। कायस्थ जाति का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो ये मिलता है याज्ञवल्क्य में। दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किया था, तो ये किया गया था नारद के द्वारा। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित होता था, तो ये हो जाता है ताम्रलिपि बंदरगाह। ठीक है, ताम्रलिप्ति बंदरगाह हो जाता है जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार संचालित जहाँ से होता था। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय जो संदर्भ प्राप्त हुआ है ये आपका एरन से हो जाता है। ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में श्रेणी का उल्लेख है, तो ये हो जाता है रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख है कुमारगुप्त प्रथम के मंदसौर अभिलेख में। चांदी के सिक्के जारी करने वाला जो प्रथम गुप्त शासक था वो हो जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? तो ये मिलता है जहांगीर का। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर जहांगीर का जो है उल्लेख मिल जाएगा। वह गुप्त शासक जिसको पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया जाता है, तो ये दिया जाता है समुद्रगुप्त को। वह गुप्त शासक जिसको पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया जाता है वो समुद्रगुप्त हो जाता है। और गुप्त शासक जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है वो भी आपका समुद्रगुप्त हो जाएगा। इसके बाद आपका जो नया टॉपिक है वो आ जाता है गुप्त उत्तर काल, यानी गुप्तों के जो बाद का काल है वो आ जाता है। अब यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है। बाणभट्ट ने किया है हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख, तो वो हो जाता है वृद्धरथ। यहाँ से फिर से जो है सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। ये विदेशी यात्री हो जाते हैं और भारत में जो भ्रमण किया है वो हो जाते हैं। तो सबसे पहले आ जाएंगे आपके फाहियान। ये आपका जो है काल क्रम के अनुसार भी आपसे पूछा जाएगा और आपसे जो है सुमेलित करने के लिए भी जो है ये क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। तो फाहियान आ जाएगा 399 ईस्वी से और 414 ईस्वी तक। ह्वेनसांग आ जाएंगे 629 से 645 ईस्वी में।
इत्सिंग आ जाएंगे 671-72 से 693-94 ईस्वी में। अल मसूदी की बात करेंगे तो 915 से 916 ईस्वी में ये आ जाते हैं अल मसूदी। अगला क्वेश्चन बनता है राजा जिनको जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया था, यानी जनता के द्वारा चुना गया था, तो वो हो जाते हैं गोपाल, नंदीवर्मन और पल्लव मल। ये हो जाते हैं जिनको जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुना गया था। स्तूप जिसमें आर्य के स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती हैं, तो ये हो जाते हैं अमरावती और नागार्जुनी कोण में। ठीक है, ये स्तूप हो जाते हैं जिसमें आर्य के स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती हैं। शासक जिसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था, तो वो हो जाता है प्रवरसेन प्रथम। ये शासक हो जाता है जिसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था, तो ये हो जाता है गुजरात में। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है 6ठी-7वीं शताब्दियों में एक मौर्य वंश कहाँ शासन करता था? ये करता था 6ठी और 7वीं शताब्दियों में मौर्य वंश शासन करता था लाट में। कदम्बों की राजधानी बनवासी थी, तो ये हो जाती है गोवा में। ठीक है, ये बनवासी स्थित हो जाती है आपकी जो कदम्बों की राजधानी थी गोवा में स्थित हो जाएगी। प्रतिहार अभिलेखों में संदर्भित सिक्कों का नाम था, तो ये हो जाता है द्रम। मध्य प्रदेश के हरसूद शहर का जो निर्माण किया था, तो ये किया था हर्षवर्धन ने। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, एक कन्नौज में और एक हो जाता है आपका प्रयाग में। ठीक है, कन्नौज और प्रयाग में 2 धार्मिक सम्मेलन किए गए थे सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा, और हर्षवर्धन के शासनकाल में ही आ जाता है आपका ह्वेनसांग। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला जो हमारा टॉपिक है वो आ जाता है प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। ठीक है, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला से क्या क्या आपके क्वेश्चन बन सकते हैं इम्पोर्टेंट, तो ये बनेंगे सबसे पहले वह स्थान जहाँ पर शिल्प में विष्णु का वराह अवतार दर्शाया गया है, तो वो हो जाती है उदयगिरी गुफा विदिशा में। ठीक है, वहाँ पर विष्णु का वराह अवतार जो चित्र है वो दर्शाया गया है। मेहरौली के लोह स्तंभ लेख में उल्लेखित राजा का नाम है, तो ये हो जाता है चंद्र। ये मेहरौली के लोह स्तंभ लेख में राजा का नाम है। मिलिंद बन्नो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, तो वह हो जाता है भिक्षु नागसेन। ठीक है, वो भिक्षु थे और उनका जो नाम है वो हो जाता है नागसेन। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा एलोरा की गुफा से, तो एलोरा में गुफाओं और शैलकृत मंदिर हैं, तो ये हिंदुओं, बौद्धों और जैनों से संबंधित हो जाते हैं। जो एलोरा में गुफाएं हैं, शैलकृत मंदिर हैं, वो हिंदुओं, बौद्धों और जैनों से संबंधित हो जाएंगी। अजंता और एलोरा गुफाएं हैं, तो ये हो जाती है महाराष्ट्र में। मीनाक्षी मंदिर स्थित है, तो ये मदुरई में स्थित हो जाता है मीनाक्षी मंदिर। महाबलीपुरम का जो सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था, तो ये बनवाया गया था नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का जो निर्माण कराया था, तो ये कराया था पल्लवों ने। ठीक है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया था पल्लवों ने। हीनयान अवस्था का जो विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है, तो ये हो जाता है कार्ले में स्थित। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं, वह केंद्र कौन सा है, तो वो हो जाता है कनेरी और ये स्थित हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, जहाँ पर 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं स्थित है। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। 11 सिरों वाले जो बोधिसत्व का अंकन मिलता है, तो ये मिलता है आपका कनेरी में, जहाँ पर वो शैलकृत गुफाएं हैं। सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया गया था, तो ये कराया गया था धर्मपाल के द्वारा। गंधार कला शैली का एक संश्लेषण है, जो गंधार कला शैली एक संश्लेषण है, तो ये हो जाती है भारतीय तथा यूनानी कला का एक संश्लेषण मानी जाती है, जो गंधार कला शैली है। सांची के महास्तूप के 4 तोरणों में एक का निर्माण सर्वप्रथम हुआ था, तो ये हुआ था दक्षिण तोरण का। ठीक है, ये सांची के महास्तूप हो जाते हैं 4 तोरणों में से एक का निर्माण हुआ था सर्वप्रथम, और वो हो जाता है दक्षिणी तोरण। सोनगिरी जहाँ 108 जैन मंदिर बने हुए हैं, वो कहाँ स्थित है, तो वो हो जाता है दतिया में। ठीक है, वहाँ पर 108 जैन मंदिर बने हुए हैं सोनगिरी में।
दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित हो जाएंगे। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का जो निर्माण है वो करवाया था, तो ये करवाया था राजा नरसिंह देव ने। अगला क्वेश्चन बनता है द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य है। गोपुरम से तात्पर्य हो जाएगा तो तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन से, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है गोपुरम। अगला क्वेश्चन बनता है द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है, तो ये हो जाता है तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन से। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? भुवनेश्वर और पुरी के जो मंदिर बने हुए हैं वो जो शैली है वो है उनकी नागर शैली। गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है, तो ये हो जाती है एलिफेंटा की गुफा, जो त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, तो वो स्थित हो जाएगा कांची में, ठीक है। ये चित्रगुप्त स्वामी का एकमात्र मंदिर माना जाता है। अंकोर वाट का जो विष्णु मंदिर है ये स्थित हो जाएगा कंबोडिया में। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहा जाता है, उनका मंदिर कहाँ स्थित है? दक्षिण भारत के हो जाते हैं भगवान रंगनाथ, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहा जाता है, तो इनका जो मंदिर है वो हो जाएगा तिरुमल्ला पहाड़ी पर। अगला क्वेश्चन बनता है एलिफेंटा के जो प्रसिद्ध सैल को काटकर बनाए गए मंदिरों को श्रेय दिया जाता है, तो ये दिया जाता है पल्लवों को। पल्लवों ने एलिफेंटा के जो प्रसिद्ध सैल को काटकर वहाँ पर बड़े सुंदर सुंदर जो है मंदिर बनाए हैं। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? तो ये राणा कुंभा के शासनकाल में हो जाता है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ। शैलकृत स्थापत्य का जो आश्चर्य माना जाता है, तो वो माना जाता है कैलाश मंदिर और एलोरा में, ठीक है, ये माना जाता है आपका आश्चर्य। वह मंदिर जिसके परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है, तो ये देखने को मिलेगा आपका वृहदेश्वर मंदिर में। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर बनवाया गया था, तो ये बनवाया गया था पल्लवों के द्वारा, ठीक है, चट्टानों को काटकर ये मंदिर बनाया गया है। वह स्थान जहाँ राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है, तो ये हो जाता है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, ठीक है, ये राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित हो जाता है गुफा मंदिर। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है वो स्थित है, तो ये हो जाता है आपका दतिया में। खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था, तो वो करवाया था चंदेलों के द्वारा, ठीक है, चंदेलों ने खजुराहो मंदिरों का निर्माण कराया था। कोणार्क मंदिर संबंधित है, तो ये सूर्य से संबंधित हो जाता है कोणार्क मंदिर। द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर है, तो ये हो जाता है ग्वालियर का तेली मंदिर। जो ग्वालियर का तेली मंदिर है ये द्रविड़ शैली में बना हुआ शिखर है। अजंता की चित्रकारी दर्शाती है, तो ये दर्शाती है जातक कथाओं को, ठीक है, जातक कथाओं को दर्शाएगी जो अजंता में चित्रकारी की गई है। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया था, तो ये करवाया था चंदेलों ने। बौद्ध, हिंदी एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ विद्यमान हैं, तो ये हो जाती हैं एलोरा में, ठीक है, इसमें बौद्ध और हिंदू और जैन जो शैलकृत गुफाएं वो एक साथ विद्यमान हैं। और ये देख सकते हैं पहाड़ी को काटकर जो है एलोरा में जो है इस तरह के मंदिर बनाए गए हैं। अगला हमारा टॉपिक है जो प्राचीन साहित्य और साहित्यकार, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है आपका। और यहाँ से सबसे पहले ही जो आपका सुमेलित करने के लिए दे दिया गया, एक तरफ आपकी पुस्तकें हैं, एक तरफ आपके दिखाए गए यहाँ पर लेखक कौन से किससे संबंधित हैं देख लेते हैं। तो रास जो पंचाध्यायी है ये आपकी नंद दास से संबंधित हो जाएगी। चैत्य भागवत ये आपकी वृंदावन दास से संबंधित हो जाएगी। चैत्य मंगल ये जय नंद से संबंधित हो जाएगी। भक्ति रत्नाकार ये नरहरि चक्रवर्ती से संबंधित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बनता है चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूती नामा रखा था, तो ये रखा था ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबंदी, ठीक है, ये हो जाते हैं जिन्होंने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ था, इसका नाम था सुक्त सप्तति और उसको जो है फारसी में अनुवाद कर दिया था। मुद्रा राक्षस के लेखक हर बार पूछे जाते हैं, तो विशाख दत्त हो जाते हैं। यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है सही सुमेलित करने के लिए, एक तरफ आपके दर्शन दिए गए हैं, एक तरफ आपके प्रचारक, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है क्योंकि बार बार जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है।
तो सबसे पहले जो न्याय के हैं तो न्याय गौतम करते हैं, उत्तर मीमांसा बाद नारायण आ जाते हैं। इसके बाद जो पूर्व मीमांसा है वो जैमिनी से संबंधित हो जाते हैं, और वैशेषिक जो है कनाद से संबंधित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है चरक संहिता अध्याय और खंडों में विभाजित है, तो 120 अध्याय और 8 खंडों में विभाजित हो जाएगी जो चरक संहिता है। बौद्ध साहित्य में थेरीगाथा निकाय से संबंधित है, तो ये हो जाते हैं खुद्दक निकाय। जो खुद्दक निकाय हैं ये बौद्ध साहित्य में थेरीगाथा निकाय से संबंधित हो जाएंगे। मुद्रा राक्षस के लेखक ये विशाखदत्त, हमने बता दिया आपको पहले ही। 10 कुमार चरितम के रचनाकार हैं, तो ये दंडित हो जाते हैं 10 कुमार चरितम के लेखक। कल्लन की राजतरंगिणी को आगे बढ़ाया था तो जोमराज और सिरिवर ने बढ़ाया था कल्लन की राजतरंगिणी को। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे, तो ये मनु हो जाते हैं। महाभारत मूलतः मानी जाती है तो जय संहिता के रूप में मानी जाती है महाभारत। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे, तो ये कुमार पाल की सभा को अलंकृत करते थे महान जैन विद्वान हेमचंद्र। अगला क्वेश्चन बनता है भोजशाला मंदिर की जो अधिष्ठात्री देवी है वो भगवती सरस्वती मानी जाती है। ठीक है, ये भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। मध्यकालीन भारत के यशस्वी विधिवेत्ता थे, तो ये हो जाते हैं ज्ञानेश्वर विज्ञानेश्वर। मध्यकालीन विद्वानों लेखकों जो जैन धर्म के अनुयायी थे ये हो जाते हैं हेमचंद्र सूरी। गीत गोविंद के रचयिता हैं तो ये जयदेव हो जाते हैं, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन भी। इसके बाद काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरण को जो पुस्तक लिखी है वो हो जाती है भोज। भारतीय गणितज्ञ जिसने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी, दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी, तो ये की थी आपकी आर्यभट्ट ने। अगला क्वेश्चन है गौड़वह के रचयिता हैं, तो ये हो जाते हैं वाकपति। वाकपति हो जाएंगे गौड़वह के रचयिता। अगला क्वेश्चन हमारा विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया जो सामाजिक स्तर है वो हो जाता है व्रात क्षत्रियों को। प्राचीन भारतीय विचारकों में विधि व्यवस्था की सर्वाधिक व्यवस्थित रूप से व्यवस्था की है, तो ये की गई है मनु के द्वारा। मानसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की रचना की थी, तो ये की गई थी सोमेश्वर तृतीय के द्वारा। अब यहाँ से हमारा अगला टॉपिक आ जाता है ये पूर्व मध्यकाल, जो हो जाता है 800 ईसा से और 1200 ईस्वी तक। 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक के मध्य का जो पूर्व मध्यकाल है वो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं क्वेश्चन आपको कैसे लगे, ये आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। किसी तरह के सुधार की गुंजाइश अगर आपको नज़र आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि हम जल्द से जल्द उसका सुधार कर सकें। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है। ये पूरा जो है प्राचीन जो भारत है वो हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा चंदेल वंश का जो प्रथम शासक था वो हो जाता है नन्नुक। ठीक है, ये चंदेल वंश का प्रथम शासक माना जाता है। होयसल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो अपनी राजधानी बनाई थी द्वार समुद्र। ठीक है, ये होयसल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक हो जाते हैं विष्णुवर्धन, जिन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी द्वार समुद्र। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, तो वो हो जाते हैं पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ये त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे और ये कन्नौज पर आधिपत्य के लिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था वो धर्मपाल हो जाता है। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार बनवाया था, ये बनवाया था आपका सारनाथ में। ठीक है, ये गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी थी कुमार देवी, इन्होंने धर्म चक्र जिन विहार बनवाया था सारनाथ में। हिरण्यगर धार्मिक कार्य कराया था, तो ये कराया था दंती दुर्ग में। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है वैष्णव। द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी थी, तो ये हो जाती है होयसल। ये द्वार समुद्र राजवंश की राजधानी हो जाती है। पाल वंश के संस्थापक हैं, तो ये हो जाते हैं गोपाल, जो पाल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। कदम राजाओं की राजधानी थी, तो ये वनवासी हो जाती है। ठीक है, वनवासी हो जाएगी कदम राजाओं की राजधानी।
अगला क्वेश्चन है, समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक थे। तो ये हो जाते हैं क्षेमेंद्र, जो समकालीन समाज के पाखंड और भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करते थे। ठीक है, तो इनके अनेक ग्रंथ आए थे और उनमें जो है क्षेमेंद्र हो जाते हैं। चंदेल राजा, जिसका एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था, ये हो जाता है यशोवर्मन। इनको लक्ष्मण वर्मन के नाम से भी जाना जाता था। एक नए समझ चलाने का यश प्राप्त है, तो ये है लक्ष्मण सेन को ही। चंदेल शासक जो महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था, तो ये हो जाता है विद्याधर। एक चंदेल शासक हो जाता है जो महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था, वो हो जाता है विद्याधर। अगला क्वेश्चन बनता है, जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था, तो ये हो जाता है बुंदेलखंड का। ठीक है, बुंदेलखंड आप जानते हैं ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जो बीच का क्षेत्र है वो जो है बुंदेलखंड के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे, तो ये हो जाता है चेदी वंश से। शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण करवाया था, तो ये करवाया गया था धर्मपाल के द्वारा। राणा कुंभा ने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा था, तो ये लिखा था संगीत राज। ठीक है, ये संगीत राज लिखा गया था राणा कुंभा के द्वारा और ये एक ग्रंथ माना जाता है। वह केंद्र जहाँ से सुपारी के 2 कार्बनिक बीज पाए गए हैं, तो ये पाए गए हैं आपके वटकल से। यहाँ पर जो है फिर से आपका एक सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। एक तरफ आपके पर्यटक जो आकर्षण है वो दिए गए हैं, एक तरफ आपके स्थान दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करें कबीर की समाधि, ये आपकी मगर बस्ती में हो जाती है। सलीम चिश्ती की जो दरगाह ये फतेहपुर सीकरी में हो जाती है। गोविंद देव मंदिर ये आपका वृंदावन में हो जाता है और बौद्ध स्तूप ये आपका हो जाता है कुशीनगर में। अगला क्वेश्चन पूछा गया, वह शासक कौन है जिसने सिंगल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? तो ये हो जाता है नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है, इन्होंने सिंगल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजे थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन श्वेतांबर जैन मंदिर स्थित है, तो ये हो जाता है पालीताना गुजरात में। पालीताना याद रखना है, ये आपका पूछा जाता है कि पालीताना कहाँ है, तो ये गुजरात में स्थित हो जाता है और इससे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। विदेश व्यापार से संबंधित संस्था थी, तो ये हो जाती है नाना देशी एवं नगरम। उद्दालक आरुणी प्रसिद्ध दार्शनिक थे, तो ये हो जाते हैं कुरु पांचाल के। बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था, तो ये दिया था आपका भास्कर ने। बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था भास्कर ने। हिंदू विधि द्वारा जो मान्य करता वो था उपज का 6वां भाग। ठीक है, ये हिंदू विधि द्वारा मान्य कर माना जाता है। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था विदक भागम। विदक भागम है जो प्राचीन काल में सिंचाई टैक्स जो है कहा जाता था। बेशनगर अभिलेख को हेलियोडोरस निवासी था, जो बेशनगर अभिलेख है वो हेलियोडोरस निवासी था, तो ये हो जाता है तक्षशिला का। सरवन बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित करवाई थी, तो ये करवाई थी चामुंड राय ने। ठीक है, ये कराई थी सरवन बेलगोला में एक गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित। अगला क्वेश्चन बनता है, चोलों की जो राजधानी है वो हो जाती है तंजौर। ठीक है, ये चोलों की राजधानी हो जाती है। एम्फोरा जार होता है एक लंबा और दोनों तरफ हत्तेदार जो जार है, ये होता है आपका एम्फोरा जार। विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था, तो ये हुआ था लगभग 57 ईसा पूर्व से। ठीक है, तो आपने ये जो है पूरा वीडियो देख लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो जाता है हमारा समाप्त। वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें लिख सकते हैं। किसी तरह के सुधार की आपको गुंजाइश नज़र आती है वो भी हमें लिख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा इसी तरह से मध्यकालीन भारत से संबंधित। मध्यकालीन भारत के सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे और उसके बाद आएगा फिर आपका आधुनिक भारत। ठीक है, तो इसी तरह से जो हम उसके बाद आपका भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और उसके बाद आपका संविधान, अर्थव्यवस्था, इस सभी तरह के जो टॉपिक हैं हम इसी तरह से आपको कवर कराते रहेंगे। और डेली करंट अफेयर आप देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि डेली करंट अफेयर में हम जो है केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कवर कर रहे हैं और ये आने वाले जितने भी एग्जाम हैं सब के लिए जो है हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।